गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपको पता होगा, हमने आपको ऐसे सेल मेम्ब्रेन का बता दें। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए डिफिनीशन बताया था, द आउटर मोस्ट बाउंड्री of the cell which controls the passage of molecules is called cell membrane। आपको याद होगा, हमने सेल मेम्ब्रेन के लिए दो मॉडल्स बताए थे। फर्स्ट जो मॉडल था डेट इज़ नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को और रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो मैं एक बार थोड़ा सा उसका एक हल्का सा बस आपको रिवाइज करा देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जो दो मॉडल्स हमने बताए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेकेंड वन इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था इसको रॉबर्टसन 1959 में दिए थे, रॉबर्टसन साहब ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन 1972 या 1973 में इन्होंने दिया था। ये हमने आपको दो मॉडल्स बताए थे। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को, ये जो फर्स्ट वन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम लोग ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर या ट्राइलेमुलर मॉडल बोले थे, जिसमें आपने देखा था कि मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की जो इसका नाम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पड़ा, चूँकि जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल का हो चाहे यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके साथ ही साथ जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इन सब में जो मेम्ब्रेन्स जो पाया जाता है वो चूँकि सबका एक ही स्ट्रक्चर होता है, यूनिटी होती है, यूनिटी इन स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो आपको पता है पहला मॉडल जो था, इस पहले मॉडल को हम लोगों ने नाम दिया था प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल। दिस इज नोन एज प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल। क्यों? क्योंकि आपको पता था, हम लोगों ने बनाया था, बाहर की ओर वो प्रोटीन का लेयर था, ऐसे हम लोगों ने बनाया था, डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। बाहर की ओर ऐसे बनाए थे, फिर आपने बनाया था ऐसे लिपिड बाई लेयर। ये आपने बनाया था, ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये भी लिपिड है, इसके चारों तरफ फिर हम लोगों ने ऐसे ही प्रोटीन बना लिया था। प्रोटीन है ये आउटर प्रोटीन है, ये इनर प्रोटीन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल। फर्स्ट मॉडल आपने देखा था, इसका थिकनेस जो था 20 एंगस्ट्रॉम था, इसका थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों का थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम। जब सबको जोड़ेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 75 एंगस्ट्रॉम टोटल आ जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल। इसको हम लोगों ने चूँकि याद करिए आपने नाम दिया था, चूँकि ये दो प्रोटीन के बीच में, इसमें प्रोटीन को हम बेसिकली एक मानते हैं और दोनों लिपिड को मिला के ये दूसरा लेयर हो गया और ये हो गया आपका तीसरा लेयर, ये थर्ड लेयर। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइलेमुलर, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई
लैमेलर, ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर्स इसको बोलते हैं। इसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। सैंडविच मॉडल इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप देख लीजिए, लिपिड मॉलिक्यूल्स इज सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये आउटर प्रोटीन लेयर है, तो आउटर प्रोटीन लेयर आपको पता है, ये बाहर आउटर प्रोटीन इसको बोलेंगे ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर वाले को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ये मॉडल है। इसमें आपसे एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछेगा। आप तो आपको पता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, 1972 में आया था। अब इसमें एक कुछ मॉडिफिकेशंस भी आ रहा है, उस मॉडिफिकेशंस को हम बताएंगे। पहले हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी एकदम बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मान लीजिए ये आपके हो गए, सपोज डेट आप देख रहे होंगे, दूसरा कोई कलर लेते हैं इसमें, ये समझ लीजिए। इसी में कुछ ऐसे ही बना लीजिए। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का चेन अगर यहाँ पे हो, देखो ये मॉडल जो होता है, इस मॉडल को, इसको तो हम लोगों ने नाम दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम लोगों ने नाम दिया था सैंडविच मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल है, इसका मॉडल का नाम है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, इन द सी ऑफ लिपिड मॉडल। ध्यान दीजिएगा, ये सी है, याद रखिएगा, SEA, सी। इसमें देखिए मॉडल कहता है, ये सेम वही चीज़ है। वैसे ही आप मान लीजिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बाहर वाला, और ये मान लीजिए अंदर वाला ये साइटोप्लाज्म है। तो ये मॉडल कहता है कि प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मोज़ेक के तौर पे जो है कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स में बिखरे रहते हैं। यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन जो है वो समुद्र के जल से किया गया, यानी समुद्र से किया गया, और प्रोटीन का कंपैरिजन आइसबर्ग से किया गया। मीन्स प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज आइसबर्ग, वेयर एज लिपिड इज कंसिडर्ड एज सी। लिपिड्स आर सेमी लिक्विड फ्लूइड इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड एंड फ्लोटेड। हमने आपको बताया था इसमें प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक प्रोटीन जो या तो आउटसाइड मेम्ब्रेन होगा या तो इनसाइड मेम्ब्रेन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक। और ये जो दोनों सरफेस पे होगा इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। दिस इज द प्रोटीन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, अगर मान लीजिए सपोज डेट अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन से जुड़ा होगा तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये टर्म है। तो याद रखिएगा, इसमें हम कह सकते हैं कि फ्लूइड के तौर पे, यानी मेम्ब्रेन इज ए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन विच लिपिड्स serve as sea and proteins serve as iceberg. Proteins are of two types. One is
extrinsic or external protein and other one is intrinsic or integral protein. इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, GRAL, इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। अब इसका एक मॉडिफिकेशन भी आया, इस मॉडल का एक मॉडिफिकेशन भी आया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका एक रिसेंट ईयर्स में स्टडी हुई है, इसका एक मॉडिफिकेशन भी आया है। वो मॉडिफिकेशन के अनुसार जो है एक मूवमेंट हो रहा है जिसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मॉडल कह लीजिए या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कह लीजिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक मॉडिफिकेशन आया, चूँकि हमने आपको स्ट्रक्चर्स उस दिन समझाया था, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या फ्लिप फ्लॉप जो इसका एक एग्जांपल्स है, बल्कि मॉडिफिकेशन है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं। अब आपने जाना है कि लिपिड ऑलरेडी सेमी फ्लूइड है, फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की वो लिपिड मॉलिक्यूल के चलते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और प्रोटीन्स भी उसमें आइसबर्ग की तरफ फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। बट ये जो फ्लिप फ्लॉप मॉडल है, फ्लिप फ्लॉप मॉडल आया, ये कहता है कि देखिए साहब, जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स एक तो रोटेशन करते हैं, रोटेशन अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहे हैं, और दूसरा ये ट्रांसवर्स मूवमेंट भी करते हैं, ट्रांसवर्स मूवमेंट भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, नीट वगैरह में, मेडिकल्स में। लिपिड के मॉलिक्यूल्स एक तो रोटेशन कर रहे हैं, दूसरा ट्रांसवर्स मूवमेंट भी कर रहे हैं। तो ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेशन भी कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेशन भी कर रहा है, और वो ट्रांसवर्स मूवमेंट भी कर रहा है। इस मूवमेंट को बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। जबकि प्रोटीन जो है वो सिर्फ तैरता रहता है, इट डज नॉट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो इसका मॉडिफिकेशन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन का जो मॉडिफिकेशन है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, उस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में लिपिड मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली व्हाइल प्रोटीन्स कैन नॉट, प्रोटीन इसको नहीं करेगा। अब हम लोग चूंकि मेन तो फंक्शन ही पढ़ने आए हैं, तो आइए हम लोग फंक्शन ही पढ़ते हैं। इसका फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, कोई भी सेल है, सपोज डैट ये सेल है, तो सेल के बाहर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहला तो देखो यार फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। कोई भी सेल मेम्ब्रेन होगा उस सेल के एक बेसिक शेप को देगा, वो स्फेरिकल होगा, वो ओवल होगा, वो किस आकार का होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शेप ऑफ सेल। सेकेंड वन इज द मैकेनिकल सपोर्ट। आप देखोगे क्या मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है जो उस सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मैकेनिकल सपोर्ट। तीसरा आप देखोगे सेल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अगर सेल के बीच में आप देखोगे तो वो ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, ये करता है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। क्योंकि जो भी वाटर या साल्ट का जो मूवमेंट होगा दो सेल के बीच में, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। अब देखोगे कांटेक्ट विथ नेबरिंग सेल्स, ये बगल के जो नेबरिंग सेल्स होंगे उससे कांटेक्ट बनाएगा। आपको पता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लाज्मोडेस्मेटा, अगर प्लाज्मोडेस्मेटा है वो कनेक्शन बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, प्लाज्मोडेस्मेटा है जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है,
और अगर वही एनिमल सेल में बात करो तो देखो डेस्मोसोम्स होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये नेबरिंग सेल से क्या करते हैं, एक कनेक्शन भी करते हैं। सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन। आप देखोगे क्या, इस सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेल एडहेशन में भी आप देखोगे जो जंक्शनल होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, वो कैसे सेल एडहेरेंस करते हैं, एडहेशन में भी हेल्प करता है। छठवां होगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अगर कोई नर्व सेल है, न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन्स में देखोगे क्या, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम का मूवमेंट होता है, वो न्यूरिलेमा जो उसका मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू होता है। और भी डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज डेट मीसोसोम होता है, तो देखोगे मीसोसोम वो मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी हम लोग के पास समय होगा तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, जिसे हम लोग सपोज डेट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कह लें, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में मेडिकल में यहीं से आएंगे, 7वें से आएंगे, तो हम लोग क्यों ना इसका डिटेल्स थोड़ा पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स का या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो ये पढ़ते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखिए यार, देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये दो तरह का ट्रांसपोर्ट होगा। एक को कह सकते हैं परमिएबल ट्रांसपोर्ट, एक को कहेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। परमेबल ट्रांसपोर्ट को अगर हम लोग दो भागों में डिवाइड कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक को कह दें पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक को कह दें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट को ले लिया जाए कई तरह से। एक मान लो हमने लिख लिया ऑस्मोसिस, एक हमने लिख दिया डिफ्यूजन, एक हमने लिख दिया फैसिलिटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मान लिया हमने एग्जांपल्स ले लिया इसका सोडियम पंप, या देखिए एग्जांपल्स है, ये कोई टाइप्स नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स है सोडियम पंप, जिसको हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा छोटा सा एग्जांपल्स हम ले लेते हैं प्रोटॉन पंप, H+ पंप। ये बल्क ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है बेसिकली। बल्क ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज, दिख रहा है बच्चों, ऐसे करके बनाओगे चार्ट में तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। बल्क ट्रांसपोर्ट में एक हम नाम लिख दे रहे हैं फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस, एक में मिटा के लिखते हैं।
साइटोसिस, सॉरी दिस इज रॉन्ग, पहले फैगोसाइटोसिस हमने टाइप्स कैसे लिख दिया, वेट, यहाँ पे आएगा बच्चों पहला एंडोसाइटोसिस, सॉरी उसका हमने पहले टाइप लिख लिया, एंडोसाइटोसिस, एक को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, इसको बेसिकली हम लोग सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं, सेल वॉमिटिंग। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज, अब आएगा नाम उसका फैगोसाइटोसिस, इसका नाम होगा पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का दूसरा नाम होगा सेल ईटिंग, इसका दूसरा नाम होगा सेल ड्रिंकिंग। सेल ईटिंग में अगर होगा तो सॉलिड सब्सटेंस को सेल लेगा, सॉलिड सब्सटेंस को। सेल ड्रिंकिंग होगा लिक्विड सब्सटेंस को लेगा वो, सेल लिक्विड सब्सटेंस को, ध्यान रखिएगा, लिक्विड सब्सटेंस को। सेल वॉमिटिंग भी उसी का उल्टा, जस्ट दो तरह का लिख सकते हो, एक को कहेंगे रिवर्स फैगोसाइटोसिस, रिवर्स फैगोसाइटोसिस, एक को बोलेंगे इधर रिवर्स पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले परमिएबल ट्रांसपोर्ट, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली ट्रांसफरेबल, सेलेक्टिवली जो ट्रांसपोर्ट करता है डेट मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें पहले हम एक डिफरेंस में बात कर लेते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, नो एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसके लिए दो कंडीशंस की जरूरत होगी, एक तो एनर्जी की ज़रूरत होगी या एटीपी की ज़रूरत होगी, और दूसरी चीज़ है इसमें कैरियर प्रोटीन या कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की भी एक खास बात होती है, इसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी, कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। यानी याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हम एक कंपार्टमेंट बना लें, यहाँ पे नहीं, हम एक दूसरे पेज पे चलते हैं, फिर इस पिछले पेज पे आएंगे, एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम बड़ा सा ही बना ले रहे हैं। सपोज डेट हमने एक यहाँ पे कंपार्टमेंट बना लिया, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए हमने कहा ये सेल 1 है, मान लीजिए हमने कहा ये सेल 2 है, तो ये दोनों के बीच का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन C1 है, वो कंसंट्रेशन सपोज डेट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे तरफ का मान लीजिए कंसंट्रेशन कम है। देखिए कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसका मतलब है कि इसमें H2O कम है, इसमें H2O ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है। इसका मतलब है यह जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, और ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है। अब देखिए जो वहाँ पे शब्द आया था ना, पिछले पेज पे जाइए, यहाँ पे जो शब्द आया था ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, आपको पता होना चाहिए
ऑस्मोसिस जो होता है वो बेसिकली लिक्विड में ही होता है, जबकि डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस, तीनों में हो सकता है। और इसके डिफिनीशन को हम देखें तो पहले हम लोग डिफ्यूजन की परिभाषा अगर करें, विदाउट एनी कंफ्यूजन विल नोट डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन की बात करोगे तो डिफ्यूजन चूंकि सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। जैसे सपोज डैट आप पूछते हैं ना हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ फॉग चल रहा है, फॉग। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ पे फॉग खोल दिया, फॉग, फॉग याद है कि मैं यहाँ सेंट लिख दे रहा हूँ, वो फॉग नहीं, स्मॉग वाला फॉग नहीं। अगर यहाँ पे आपने सेंट पार्टिकल्स को छोड़ दिया तो यहाँ पे इसका मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये हर तरफ ये मूव करेगा, हर तरफ मूव करेगा, उधर जिधर की ओर कंसंट्रेशन कम होगा। तो हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया इज नोन एज डिफ्यूजन, is known as diffusion, and diffusion occurs in solid, liquid and gas. This is known as diffusion. अब याद रखिएगा चूंकि ये सॉल्यूट ये तब तक इधर की ओर मूव करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, आइसोटोनिक ना हो जाए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ याद रखिएगा, ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ लिक्विड में होता है, सिर्फ सॉल्यूशन में होता है, और उसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। जबकि डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है, वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा डिफ्यूजन में जिधर पानी ज़्यादा है, पानी चूँकि जिधर कंसंट्रेशन कम है उधर है, तो याद रखिएगा ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से ये इधर से इधर की ओर जाएंगे, ऑस्मोसिस सही है। और ये डिफ्यूजन है, विदाउट एनी कंफ्यूजन दिस इज डिफ्यूजन। अब देखिए ऑस्मोसिस का मतलब हम परिभाषा बताएंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, थूक द नहीं, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। फिर बता रहा हूं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ या द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये दो शब्द तो यहाँ पे क्लियर हो गए। आइए स्लाइड पे, दो शब्द तो क्लियर हो गए, ऑस्मोसिस और यहाँ पे डिफ्यूजन। अब यहाँ पे एक बात है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब देखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एक बात क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप, इसमें एनर्जी कहीं पे भी नहीं लग रहा है, नो नीड ऑफ एनर्जी। अब अगर हम बात करें अगले पेज पे जाइए, यानी फैसिलिटेड डिफ्यूजन, उसमें कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत है। यानी सपोज डेट अगर यहाँ पे ये सॉल्यूट है, सपोज डेट ये S1 सॉल्यूट है, S1 सॉल्यूट है, इस मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कैरियर प्रोटीन या कैरियर मॉलिक्यूल। अब अगर ये महाराज S1 जी अगर इधर से इधर अगर इसकी मदद से जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। साहब देयर इज एनी कंफ्यूजन? तो दिस इज नोन एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आप आ जाए, ये आ गया, ऑस्मोसिस भी हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, याद रखिएगा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ही होता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है।
ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी इसमें तो हमेशा कंसंट्रेशन, सपोज डेट वहाँ पे हम लोग का कंसंट्रेशन क्या था, डेल्टा सी बराबर वहाँ पे हमारा C1 माइनस C2 था। यहाँ पे आ जाइए, बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जो था वो डेल्टा सी बराबर, चूँकि हमारा C1 ज़्यादा था, C1 माइनस C2 कम था, ये इसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आप कहोगे अगर सपोज डेट ये मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जाए तो हम कहेंगे द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया against the concentration gradient with the help of energy and with the help of carrier molecule is called active transport। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे होगा, यहाँ जी साहब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो, ये आइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम पोटेशियम पंप जब अभी हमने बताया नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें होता है। सोडियम पोटेशियम पंप में आप बेसिकली देखोगे क्या कि सोडियम पोटेशियम पंप में अगर देखोगे तो सपोज डेट ऐसे अगर दो कंपार्टमेंट्स हो, ये हो, यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल आपको पता ही होगा, कैरियर मॉलिक्यूल का ATP होगा और ये ADP प्लस फास्फेट में टूट जाएगा, ADP प्लस फास्फेट में टूट जाएगा। और ADP फास्फेट में टूटने के बाद इसमें एक खास बात होती है, अगर 3 सोडियम इनवर्ड आएंगे 2 सोडियम आउटवर्ड जाएगा, सॉरी 2 पोटेशियम आउटवर्ड जाएगा। ये सोडियम पोटेशियम पंप है। एक्सोप्लाज्म से वो एक्सोलेमा के थ्रू जो साइटोप्लाज्म में जाते हैं और साइटोप्लाज्म से वो वापस एक्सोप्लाज्म में आता है नर्व इम्पल्स के दौरान। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रोटॉन पंप की, याद देखिएगा प्रोटॉन पंप 2 जगह काम करता है, आइए उसको बताते हैं। प्रोटॉन पंप, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रोटॉन की पंपिंग होती है तो इससे ATP की सिंथेसिस होती है। देखा जाए तो प्रोटॉन पंप 2 जगह काम करता है। प्रोटॉन पंप, एक देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया और एक देखोगे प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। यहां देखिएगा मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये प्रोटॉन पंप ATP सिंथेसिस के लिए है। पीटर माइकल की थ्योरी है, ATP सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन पंप होता है। कैसे वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से अगेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा। ऐसे क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी यहाँ देखिएगा प्रोटॉन पंप के द्वारा ATP की सिंथेसिस होती है। अब ATP की सिंथेसिस क्या है भाई, ATP की सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ। ATP सिंथेसिस मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर इससे PI से मिल जाता है तो इससे ATP बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कोई बता देगा? फास्फोराइलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन। अब देखो फास्फोराइलेशन का अगर डिफिनीशन हमसे आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे द फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स बाय ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज नोन एज फास्फोराइलेशन। ध्यान दीजिएगा, फास्फोराइलेशन। ये जो ATP होता है ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि फास्फोराइलेशन यहाँ पे भी होता है, लिख दे रहा हूँ, और फास्फोराइलेशन यहाँ पे भी होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में भी। याद रखिएगा, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में, और याद रखिएगा ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है,
ड्यूरिंग, अभी लिखा देंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यहाँ पे चूंकि लाइट या फोटो लाइट की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। ये प्रोसेस जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है दिस अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अभी बात अलग है, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन भी दो तरह का होता है, आगे चल के देखोगे दो तरह का। डिटेल्स हम फोटोसिंथेसिस पे भी वीडियो बनाएंगे, उस पर डिटेल्स बताएंगे आपको। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा यही सेम चीज है। फास्फोराइलेशन मीन्स हमने बता दिया अभी अभी एटीपी का फॉर्मेशन, तो बोलेंगे द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका क्या बोलेंगे परिभाषा फोटोफॉस्फोराइलेशन का? द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स in the chloroplast of a cell in the presence of sunlight, in the presence of sunlight is known as फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक नॉन साइक्लिक की हम बात नहीं करेंगे। सोचिए हम लोग पढ़ रहे हैं, काम किसका? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। पढ़ते पढ़ते कहाँ चले आए? ये होता है ना, कहीं मार्केट में निकले, जाना था किसी और मार्केट में, इधर अच्छा सामान दिखा, चलते चलते दूसरे मार्केट में चले गए, मेन मार्केट भूल गए। तो आइए हम लोग अपने मेन मार्केट की ओर चलते हैं। आ जाइए और वापस आइए, ये यहाँ पे आ गए। तो देखिए हमने बेसिकली इसका एग्जाम्पल सोडियम पंप, प्रोटॉन पंप इसका बताया। अगर हम एक एक की बात करें तो सोडियम पंप का डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, वो CSIR नेट में काम आएगा। CSIR नेट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये मेडिकल नीट वाले बच्चों के लिए ये अच्छा ट्रिक है, ये आप रेगुलर BSc MSc कर रहे हो लिखने के लिए आपके लिए बेहतर है। ये प्रोटॉन पंप हो गया। अब हम बात करें एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटिस और पिनोसाइटोसिस की। तो अब हम लोग को बल्क ट्रांसपोर्ट करना। बल्क मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो, कम क्वांटिटी में तो परमेबल ट्रांसपोर्ट। तो आइए बल्क ट्रांसपोर्ट को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस के लिए। एंडोसाइटोसिस के लिए एक सिंपल सा, बिल्कुल ही सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। देखिए ये कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस है, मान लीजिए एक्सटर्नल सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल with the help of cell membrane is called endocytosis and the structure formed by this is known as endosome। अभी देखेंगे एंडोसोम हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस जो सेल के अंदर आ रहा होगा डेट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस में आपने देखा है
हम फिर पीछे चलते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है वो आपने देखा दो तरह का होता है, एक आपने देखा फैगोसाइटोसिस, एक आपने देखा पिनोसाइटोसिस। यदि किसी सॉलिड सब्सटेंस को सेल अपने अंदर ले, किसी सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर वो सेल लेगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस। और अगर वो सेल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी सब्सटेंसेस को अंदर जो ले रहा है, अगर वो सब्सटेंसेस लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। यानी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ जाइए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर यही एंडोसोम, इसका मतलब दो तरह का हो गया, कौन कौन? अगर फैगोसाइटोसिस द्वारा होगा तो बोलेंगे फैगोसोम, अब पिनोसाइटोसिस द्वारा होगा तो पिनोसोम। व्हाट इज एंडोसोम? एंडोसोम वो स्ट्रक्चर है जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा बनता है। तो ये फैगोसोम में क्या चीज होगा बच्चों? सॉलिड चीज। पिनोसोम में क्या होगा? लिक्विड होगा या कोई ना कोई फ्लूइड होगा, कोई ना कोई फ्लूइड फॉर्म में सब्सटेंस होंगे। तो दिस इज, अब इसी का जस्ट हम लोग उल्टा कर दिया जाए। उल्टा मतलब ब्लैक बोर्ड को उल्टा नहीं करना है, उल्टा मतलब इस प्रोसेस को उल्टा करना है। इस प्रोसेस को आइए उल्टा कर देते हैं। उल्टा बोले तो इस येलो कलर को ले लेते हैं, इस प्रोसेस को अगर उल्टा कर दिया जाए जस्ट, तो अब इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अब यही सेम चीज है, एंडोसोम में कोई सब्सटेंस है या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में अगर वो चीज बाहर जा रहा है, तो अब ये सेम चीज यही बाहर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस, या बोलेंगे हम लोग सेल वोमिटिंग। क्या बोलेंगे? सेल वोमिटिंग। और वही सेम चीज अगर सॉलिड चीज बाहर जा रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स। यहाँ पे आपने वहाँ पे नाम देखा ही है, इसको बोलेंगे रिवर्स एक्सोसाइटोसिस, सॉरी वही एक्सोसाइटोसिस। रिवर्स बोलिए, बल्कि फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। एंड इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स पिनोसाइटोसिस। उम्मीद है आपको ये जो हमने पढ़ाया, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार अगेन हम लोग थोड़ा सा ऊपर से शुरू से आ जाते हैं, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर से आपको बता ही दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। इनके अनुसार मेम्ब्रेन ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर होता है जिसकी थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें बाहर का जो प्रोटीन लेयर होता है, द आउटर प्रोटीन लेयर हैज़ ए थिकनेस ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम, इनर प्रोटीन हैज़ ए थिकनेस ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम, एंड मिडिल जो ये लिपिड बाई लेयर है, द थिकनेस ऑफ लिपिड बाई लेयर इज 35 एंगस्ट्रॉम, एंड द थिकनेस ऑफ entire cell membrane is 75 angstrom. This model is known as trilamellar model या trilamellar structure because of these three main structures. One is protein, second one is lipid bilayer, and third one is the inner protein layer. This is known as sandwich model because two protein molecules are upper and lower, and in between of these there is a lipid layer, lipid bilayer. So this is known as sandwich model. Now I am telling about you fluid mosaic model. Fluid mosaic model was proposed by S.J. Singer and Nicholson, G.L. Nicholson. His full name is G.L. Nicholson. G.L. Nicholson in 1972. As per this model, lipid is considered as C and proteins are considered as iceberg. This is known as protein iceberg in the sea of lipid model. This model states that proteins are of two types, extrinsic or external protein and intrinsic or integral proteins. The extrinsic proteins can be easily removed or easily detached, whereas
integral or intrinsic proteins cannot be easily removed. The protein molecules are floated within the lipid bilayer, and the fluidity of the membrane is because of the phospholipids, because in cell membrane phospholipids are abundant. Now I am telling you that there is a modification of fluid mosaic model. In recent years it has been researched that there is a modification. This modification shows some flip-flop movement, or you can say that flip-flop model. Flip-flop model states that lipid molecule shows two kinds of basic movements. Another kinds of movement may be also there, but two kinds of basic movement. One is rotational movement, another is transverse movement. These rotational and transverse movements are together known as flip-flop movement. This movement is shown by only this lipid layer but not by the protein layer. Hence this is known as flip-flop model. Now I have told you that there is lot of functions of plasma membrane. One is shape of the cell, means plasma membrane provide the shape of cell. Mechanical support, it shows mechanical support, whereas plasma membrane can also serve as gatekeeper. It is the gatekeeper. ये पूरा ध्यान रखता है कि किसको आना है किसको जाना है. ऑस्मो रेगुलेशन मैंने बताया था, बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, कॉन्टेक्ट विथ नेबरिंग सेल्स हमने बताया, डेस्मोसोम्स प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये कॉन्टेक्ट बनाता है. सेल रिकॉग्निशन, सेल फॉरेन सब्सटेंसेस को और इंडिजिनस सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, ये एडेशन में भी हेल्प करता है. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसपोर्ट होता है. नर्व इम्पल्स जो है कि ट्रांसमिट करता है. अगेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, इसका डिटेल्स हमने आपको बताया. डिटेल्स बताया कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को अगर बेसिकली डिफाइन किया जाए, अगर डिवाइड किया जाए तो दो तरह से, परमिएबल ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट. Permeable transport is of two types: passive transport, in which there is no need of any kind of energy; active transport, which requires the need of energy as well as the need for carrier protein molecules. It may be of osmosis, जो सिर्फ लिक्विड में होता है, it may be of diffusion, solid liquid गैस में होता है, and facilitated diffusion carrier molecules के द्वारा होता है. इसके दो एग्जाम्पल्स हमने बताया, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप. बल्क ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस, कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है एंडोसाइटोसिस, कोई सब्सटेंस सेल से बाहर जा रहा है एक्सोसाइटोसिस, विच इज नोन एज सेल वोमिटिंग. सेल उल्टी कर रहा है, सेल चीज़ों को बाहर निकाल रहा है, दिस इज नोन एज सेल वोमिटिंग. अब देखेंगे एंडोसाइटोसिस दो तरह का, यानी फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस. दिस इज सेल ईटिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, दिस इज सेल ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंस. इट इज ऑफ टू टाइप. अगर इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स फैगोसाइटोसिस, रिवर्स पिनोसाइटोसिस. हमने यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स द्वारा समझाया कि कैसे ऑस्मोसिस होता है, कैसे डिफ्यूजन होता है, कैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है. ये ऑलरेडी हमने समझा दिया. ये फॉग था, फॉग. हमारे यहाँ फॉग चल रहा है, इंडिया में फॉग. ठीक है. यहाँ पे हमने आपको प्रोटॉन पंप का एग्जांपल्स बताया. प्रोटॉन पंप के द्वारा एटीपी की सिंथेसिस होती है, और प्रोटॉन पंप के द्वारा जो एटीपी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रियम देखिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान, जिसके द्वारा एटीपी बनता है. और ये क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोटॉन पंप होता है जिसमें फोटोफास्फोराइलेशन होता है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, इसमें भी आपका एटीपी बनता है. फिर हमने बताया आपको कैसे एंडोसाइटोसिस द्वारा एंडोसोम बनता है, वो कैसे सब्सटेंसेस अंदर आते हैं, एक्सोसाइटोसिस द्वारा कैसे सब्सटेंसेस बाहर जाते हैं. एंडोसोम दो तरह का, फैगोसोम बनेगा या पिनोसोम बनेगा. फैगोसोम के अंदर सॉलिड होगा, पिनोसोम के अंदर लिक्विड होगा. ये एक्सोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, सेल वॉमिटिंग इज ऑफ टू टाइप्स. रिवर्स फैगोसाइटोसिस, सेल अगर सॉलिड चीज़ों को बाहर निकालेगा, रिवर्स फैगोसाइटोसिस अगर लिक्विड चीज़ों को बाहर निकालेगा, रिवर्स पिनोसाइटोसिस. ये आपको याद हो जाना चाहिए. एक छोटा सा हम लोग टॉपिक्स और भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं, उसको भी देख लेते हैं. मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए.
आपकी खुशी मेरी खुशी, जो भी आप कहिए, ठीक है। तो अगर देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो आपने पढ़ा होगा हम लोग के ह्यूमन इंटेस्टाइनल सेल में एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोविलाई, आपने नाम सुना होगा माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई इज फाउंड इन द, माइक्रोविलाई क्या है? माइक्रोविलाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल्स में पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई जो होता है ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फूड के एब्जॉर्प्शन में। अब फूड मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज होता है उसका, प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड्स में बनेगा, उसका सबका एब्जॉर्प्शन होता है। तो माइक्रोविलाई, तो माइक्रोविलाई यानी सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडिफिकेशन है। आपने देखा होगा बैक्टीरिया के केस में मीसोसोम, मीसोसोम आपने देखा बैक्टीरिया के केस में ये एक्चुअली ये आउटफोल्डिंग है, लिख दे ये आउटफोल्डिंग था, ये इनफोल्डिंग्स होते हैं, इनफोल्डिंग इन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में मीसोसोम होता है, चूंकि बैक्टीरिया में तो ट्रू, आपको पता है माइटोकांड्रिया होता नहीं है, तो ट्रू माइटोकांड्रिया नहीं होता है, तो ये मीसोसोम माइटोकांड्रिया की तरह काम करते हैं। इट मीन्स दैट दे हेल्प इन द रिस्पायरेशन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया का मतलब याद रखिएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, बैक्टीरिया का ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका मतलब क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी मीसोसोम में होते हैं, सिंपली वे में, ठीक है। अब एक बात करें हम लोग लोमासोम्स, किसी बच्चे ने लोमासोम्स का नाम सुना? लोमासोम्स, एक्चुअली लोमासोम्स क्या है आपको बता दें, द आउटफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, the outfolding of cell membrane found in bacterial cell, found in bacterial cells, बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं ये आउटफोल्डिंग्स है लोमासोम्स, और दे हेल्प इन सेल एक्सपेंशन, सेल एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन सेल एक्सपेंशन। एक होता है लैमेलिसोम्स, लैमेलिसोम्स, अब बता दें लैमेलिसोम्स होता है दे आर इन फोल्डिंग्स, they are in foldings in the cell membrane of, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ ब्लू ग्रीन एल्गा, BGA लिख दे रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गा या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको आप लिख सकते हो साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हो, साइनोबैक्टीरिया। तो लैमेलिसोम्स होते हैं, लैमेलिसोम्स इज द लैमेलिसोम्स। इसका काम क्या है बाबू? तो आपको बता दें दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड सेल एक्सपेंशन, इस सेल एक्सपेंशन भी करते हैं, दे हेल्प इन सेल एक्सपेंशन, इट मीन्स दैट दे आर इन फोल्डिंग्स इन द सेल मेम्ब्रेन। अब कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहीं पे नाम लिख दे रहे हैं। चौथा यहाँ दिखेगा बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है ना बच्चों, इधर देख लीजिए एक बार, दिख रहा है ना ये चौथा यहाँ जो लिखा है ये लेटर, सब तो नहीं ना दिख रहा? ओके। तो अगला जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको आप कह सकते हो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस,
जैसे जंक्शंस में हम कुछ नाम बता दे रहे हैं। जैसे सपोज डेट मैं नाम कहूँ गैप जंक्शन, नाम से लग रहा है गैप जंक्शंस, ये गैप जंक्शंस हैं। इस पे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग से गैप जंक्शंस को पढ़ेंगे। दूसरा आपने देखा होगा टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस हो गया। आप अगर बात करेंगे एनिमल सेल में तो आप बात कर लीजिए डेस्मोसोम्स की, डेस्मोसोम्स की बात कर लीजिए, डेस्मोसोम्स, तो डेस्मोसोम्स हो गया। ये डेस्मोसोम्स एनिमल सेल में होता है। अब अगर हम बात कर लें प्लाज्मोडेस्मेटा की, प्लाज्मोडेस्मा इज अ सिंगुलर वर्ड, इफ इसमें टी ए ऐड कर दे दिस विल बिकम द प्लूरल वर्ड। तो प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्मेटा जो बेसिकली प्लांट सेल में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना लंबा चौड़ा वीडियो कोई नहीं देखता है, आप भी थक चुके होंगे, ठीक है। मैं तो खैर नहीं थका हूँ, और इसको आप देख सकते हैं शुरू से एक बार अगेन, एक बार शुरू से देख लेते हैं जिससे आपको कुछ आइडियाज़ लग जाएंगे। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमने बताया आपको दो मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका डिटेल्स हमने आपको 2 बार समझा दिया, तीसरे बार समझाएंगे तो शायद आप उठ के भाग जाएंगे, नहीं समझाना है, बस सिर्फ आपको एक बार देखना है। ये फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब 7 हमने फंक्शंस बताए हैं, ऐसे और भी फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हो सकते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को हमने डिटेल में समझाया, तो ये मेम्ब्रेन ऑफ ट्रांसपोर्ट का परमिएबल ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट हमने ज़्यादा डिटेल्स में समझा दिया। चूँकि इसको भी 2 बार समझा दिया हूँ, अब मैं फिर कह रहा हूँ अगर तीसरी बार समझाऊँगा तो आप उठ के भाग जाएंगे, ठीक है, इसलिए तीसरी बार नहीं समझाता हूँ। और अगर अगला देखें तो ये उसी काम ने, ये कैसे जो है कि इसमें ऑस्मोसिस हो रहा है, कैसे डिफ्यूजन हो रहा है, कैसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो रहा है, ये ऑलरेडी हमने समझा दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगला आपने देखा है, यहाँ पे कैसे प्रोटॉन पंप, ये पिछले वाले में आप जाएंगे तो देखेंगे क्या, यहाँ पे ये हमने एग्जांपल्स सोडियम पोटेशियम पंप का, प्रोटॉन पंप का, चूँकि हमने अलग से बताया, चूँकि प्रोटॉन पंप से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे प्रोटॉन पंप से, तो हमने बता दिया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फोटोफास्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगेन हमने यहाँ पे आपको एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का डायग्राम बना के बता दिया, और ये हमने कुछ मॉडिफिकेशंस बताए हैं सेल मेम्ब्रेन के, और भी मॉडिफिकेशंस में भी पॉसिबल्स। इसी के साथ साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मेरे लेक्चर को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।